नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग ने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए हैं, वो सभी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो। इसलिए इसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुछ कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन से 360, 470, 395 या 448। और इसका सही उत्तर होगा 448। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और 22 अनुसूचियां हैं, जिनमें 448 अनुच्छेद हैं और ये सभी अनुच्छेद 105 संशोधन से जोड़े गए हैं। और प्रारंभ में सिर्फ 22 भाग थे, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। इन 395 अनुच्छेद से लेकर 448 अनुच्छेद तक आने पर 105 संविधान संशोधन किया गया, यानी कि संविधान को 105 बार संशोधन किया गया, तब जाके 395 से 448 अनुच्छेद हुआ और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हुई। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन से 12, 8, 10 या 7। और इसका सही उत्तर होगा 12। और ये 12 अनुसूची यहाँ पर है। पहला शेड्यूल 1 है, जो वो क्षेत्र टेरिटरी है। दूसरा है एमोल्यूमेंट, यानी कि जो भत्ता मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को जो भत्ता मिलता है वो दूसरा है। अफर्मेशन है तीसरा, यानी कि प्रतिज्ञा जो शपथ लिया जाता है, शपथ ग्रहण किया जाता है, वो तीसरा है। राज्यसभा 4th शेड्यूल में है। और 5th शेड्यूल है शेड्यूल एरियाज, जो अदर स्टेट्स में है। और 6th शेड्यूल जो है, शेड्यूल 6 जो है, उसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो ट्राइब्स होते हैं उनके अधिकारों के लिए बनाया गया है। और 7वां जो है वो फेडरल प्रोविजन मतलब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां अलग अलग, यानी कि केंद्र के लिए अलग विषय और राज्य के लिए अलग विषय, दोनों अपने अपने विषय पे पूरा अधिकार रखते हैं किस चीज़ के लिए, कानून बनाने के लिए। और 8वां है ऑफिशियल लैंग्वेज, कि हमारे भारत में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 9वां है लैंड रिफॉर्म, यानी कि जमीन सुधार के लिए। और 10वां है रिफेक्शन, यानी कि दल बदल कानून। और फिर 11 है पंचायत और 12 है म्यूनिसिपैलिटीज। तो 11 और 12 के बारे में तो आप जानते ही हैं। 73 और 74 जो संविधान संशोधन हुआ था, उसी में इसको ऐड किया गया था। और ये पूरे आपके कितने शेड्यूल हो गए हैं या कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां। तो आपको मालूम चल गया है 12 अनुसूची कौन कौन सी है और किस में है। तो हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन से 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27 या 24। और इसका सही उत्तर होगा 25। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन से 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988, भारत सरकार अधिनियम 1935, 44वां संशोधन अधिनियम 1970, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। और इसका सही उत्तर होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 या 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति ने की थी।
प्रस्तावना में नया शब्द जोड़ा गया, यानी कि प्रीएम्बल जो भारत का है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसमें 3 शब्द नए जोड़े गए। एक समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और इसी में मतलब कि लघु कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया 4A में। और इसी में ही राष्ट्र की नीति निर्देशित सिद्धांतों में कुछ नए सिद्धांत भी जोड़े गए। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? How many fundamental rights have been provided by the Constitution of India? ऑप्शन से 9, 7, 6 या 8, और इसका सही उत्तर होगा 6। और जो मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं 6, वो ये हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ये 6 अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको यानी कि एक आम आदमी को मिला हुआ है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटी? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या संविधान। और इसका सही उत्तर होगा संविधान। क्यों? तो देख लीजिए क्यों ये सर्वोच्च है। भारत का संविधान सर्वोच्च है क्योंकि सरकार के सभी अंग कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका इसी से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। यानी कि जो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशियरी, ये तीनों ही अपनी शक्ति यहीं से प्राप्त करती है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। ब्रिटेन में कौन सर्वोच्च है? तो संसद। संसद द्वारा बनाई गई विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ब्रिटेन में। और अमेरिका में संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च, न्यायपालिका यानी जुडिशरी वहाँ पे सर्वोच्च है। वो संसद द्वारा बनाई गई इस विधि को संविधान के अनुरूप न होने पर इसमें धनिक घोषित कर सकता है। किंतु भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। भारत में शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान सर्वोच्च है। हमारा अगला सवाल है, संघीय सरकार की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? संघीय सरकार की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज व्हाट? ऑप्शन से न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी, संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, या सिंपली सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव। और इसका सही उत्तर हो या कार्यपालिका की सर्वोच्चता। और इसका सही उत्तर होगा संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, या डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और ये डिवीजन या ये शक्ति का विभाजन आपको शेड्यूल 7 में ही दिखता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के लिए अलग अलग विषय दिया गया हुआ है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, और वो अपने अपने विषय यानी अपने अपने सब्जेक्ट्स में कानून बनाने के लिए पूरा अधिकार रखते हैं। और हमारा अगला सवाल है, भारत का संविधान क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट? भारत का संविधान क्या है? ऑप्शन से कठोर, रिजिड, लचीला, फ्लेक्सिबल, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला, यानी पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग कहीं पर भी देखें कि संविधान में कुछ कमी रह जाए या कुछ चेंज करना हो, तो आर्टिकल 368 के थ्रू हम लोग उस संविधान में अमेंडमेंट ला सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन है? भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन है। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू whom? ऑप्शन से विधायिका यानी लेजिस्लेटर, न्यायतंत्र, जुडिशियरी, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा विधायिका।
हमारा अगला सवाल है, सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? और ऑप्शन से, लिखित संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, संसद की संप्रभुता, सोवेरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर, या स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। और इसका सही उत्तर होगा संसद की संप्रभुता। और सरकार के संसदीय स्वरूप की कुछ विशेषताएं यहाँ पर हैं। दोहरी कार्यपालिका यानी ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर दो तरह के कार्यपालिका होते हैं यानी एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है टिटुलर एग्जीक्यूटिव और एक होता है मेन रियल एग्जीक्यूटिव। टिटुलर में जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जिनके पास अधिकार तो सब कुछ होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। और दूसरे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि वो हेड ऑफ द मतलब सरकार के हेड हैं, जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डुअल एग्जीक्यूटिव ये है, यानी दोहरी कार्यपालिका। राजनीतिक एकरूपता ये है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं तो वो सारे के सारे, या कैबिनेट में सारे के सारे जो मिनिस्टर होंगे वो सारे के सारे एक ही पार्टी से, अगर पार्टी अलायंस हो तो अलायंस की सारी पार्टियों के ही उसमें क्या रहेंगे, मिनिस्टर्स। बहुमत दल का शासन कहने का मतलब रूलिंग पार्टी वही होगी जिसको वोटिंग बहुमत में मिला हो, यानी जो बहुमत हो, जिसको अधिक वोट मिला हो, जो बहुमत हो वही शासन में होगा। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, जो दल बहुमत में होगा वो अपनों में से ही चुन के किसी को प्रधानमंत्री बनाएगा और वही प्रधानमंत्री उस पूरे शासन को नेतृत्व देगा। और फ्यूजन ऑफ पावर्स, तो फ्यूजन ऑफ पावर्स कहने का मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं जो आपस में संलयन हो जाती है। और सामूहिक जिम्मेदारी यानी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट के मिनिस्टर्स, उनकी जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है। दोहरी सदस्यता यानी डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप में ये है कि अगर कोई व्यक्ति एमएलए के लिए भी उठे खड़ा रहे और एमपी के लिए भी, यानी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों के लिए अगर, यानी विधायक और सांसद दोनों के लिए अगर वो चुनाव लड़े और दोनों ही में जो जीत जाए तो उसको किसी में से एक को चुनना होता है। अगर वो 6 महीने या कुछ समय के लिए वो देरी करता है तो उसकी दोनों से ही सदस्यता खत्म हो जाती है। इसलिए या तो वो विधायक रहेगा या तो वो सांसद रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। उसकी दोहरी सदस्यता नहीं रह सकती है इसके अंदर। और निचले सदन का विघटन यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जिसको हमारे भारत के राष्ट्रपति डिजोल्व कर सकते हैं, यानी इसका विघटन, निचले सदन का विघटन किसके द्वारा हो सकता है, हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर मारिएगा, जिससे कि मेरा अपलोड किया हुआ पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।